हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे अक्टूबर मंथ के सेकंड वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज के सेशन में बात करेंगे हम 7 ऑफ अक्टूबर से लेकर 14 ऑफ अक्टूबर तक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो आपके एग्जाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ, नाबार्ड एग्जाम और आईबीपीएस एएफओ एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। उनके लिए एग्री मंत्रा लेकर आया है 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें पहला जो मॉक टेस्ट है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। आपको क्या करना है कि हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ से आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और आपको स्टोर सेक्शन में जाके ये मॉक टेस्ट इजीली अवेलेबल कराए गए हैं, वहाँ जाकर आप इन टेस्ट को दे पाएंगे जो कि केवल और केवल 349 रुपीज़ में आपको मिल रहे हैं। तो जल्दी जाइए, और आपको पता है कि 31 ऑफ अक्टूबर को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जाम है, तो जल्दी जाइए और टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया एट 101 रैंक। तो यहाँ पर बात हो रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2021 की, जिसमें भारत की जो रैंक आई है वो काफ़ी वर्स्ट है। 101 रैंक आई है अगर हम टोटल 116 कंट्री की बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 एक रिपोर्ट है जिसको प्रिपेयर किया जाता है इरिश एड एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर हिल्फ, जो कि रिलीज की गई है 14 ऑफ अक्टूबर 2021। तो 14 अक्टूबर को ये रिपोर्ट रिलीज की गई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, जिसमें भारत की रैंक आई है 101। अगर हम बात करेंगे टोटल देश की तो वो है 116। तो काफ़ी वर्स्ट कंडीशन इस बार इंडिया की आई है। अभी हम बात करेंगे कि 2020 में जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज किया गया था तो भारत की रैंक कितनी थी। इसमें आपको बता दें कि 101 रैंक पर भारत है, लेकिन जिसके जो नेबर कंट्री हैं, जैसे बात करेंगे नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश, म्यांमार, इनकी रैंक काफ़ी अच्छी रही है इंडिया से। अगर हम नेपाल की बात करेंगे तो 76 रैंक आई है, उसके साथ साथ बांग्लादेश की भी यहाँ पर 76 रैंक है, और यहाँ पर पाकिस्तान की बात करेंगे तो 92 रैंक है, और यहाँ पे म्यांमार की 71 रैंक है। तो भारत के कंपेयर में इन देशों की काफ़ी अच्छी रैंक रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इन दी इंडेक्स इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड टू 101st पोजीशन आउट ऑफ 116 कंट्रीज। 116 कंट्रीज में 101वीं रैंक मिली है भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग में। आगे बात करेंगे तो 2020 की बात कर लेते हैं, तो भारत का स्थान था 94, 94वां स्थान था। उस टाइम पर 107 देशों की लिस्ट बनी थी, ठीक है। जो रैंक डिक्लेयर की गई थी वो 107 कंट्रीज की गई थी, उसमें 94th रैंक मिली थी भारत को। इसीलिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 2021 की, तो इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड बिहाइंड इट्स नेबर कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस इंडेक्स में, इस साल के इंडेक्स में 18 कंट्रीज़ हैं जो टॉप पे रही हैं, जैसे चाइना, ब्राज़ील और कुवैत जैसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पर अच्छा स्कोर किया है, या बोल सकते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। और यहाँ पर बोल सकते हैं कि बिल्कुल भी हंगर प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पर बात आपको जाननी पड़ेगी। GHI मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक क्या करता है, मेजर करता है और ट्रैक करता है हंगर को, ठीक है, अक्रॉस दी वर्ल्ड सभी कंट्रीज में देखता है कि जो हंगर प्रॉब्लम है वो कितनी सीरियस है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक सालाना, ठीक है, एनुअली एक रिपोर्ट पेश की जाती है जिसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। तो 2021 की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें भारत को मिला है 101वां स्थान, अगर टोटल बात करेंगे तो 116 कंट्रीज में। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर इंडिया की रैंक में कुछ सुधार होगा। तब तक के लिए आपको इतना समझ के चलना है कि 2020 और 21 की हमने यहाँ पे चर्चा की है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंडीशन खराब रही है अगर हम हंगर प्रॉब्लम की बात करेंगे भारत में।
आगे बात करेंगे तो फ्री 8.20 लाख सीड मिनी किट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर्स। तो फार्मर्स को 8.20 लाख सीड मिनी किट डिस्ट्रीब्यूट किए गए फार्मर्स को, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, या बोल सकते हो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से। यहाँ पर अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल 15 स्टेट चूज किए गए हैं, जिसमें से 343 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीड मिनी किट यहाँ पर पेश किए गए और फार्मर्स को प्रोवाइड किए गए। आपको बता दें कि ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसके अंडर में हुआ है, तो ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया है अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसको NFSM के नाम से जाना जाता है। NFSM ऑयल सीड एंड ऑयल पाम स्कीम के अंडर में इस सीड मिनी किट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और आपको बता दें कि इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है, यहाँ पर अभी हम टोटल बात कर लेते हैं। तो दिस प्रोग्राम विल इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द सीड रिप्लेसमेंट रेट। तो यहाँ पर इस सीड मिनी किट के डिस्ट्रीब्यूट होने से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ने की उम्मीद है, जिससे फार्मर की जो इनकम है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि 15 मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कंट्रीज में, यहाँ पे कंट्री के जो 15 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर ऑयल सीड का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उन स्टेट्स में ये जो सीड किट है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। तो वो कौन कौन सी 15 बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट हैं या उनके जो स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम पहले स्टेट की बात कर लेते हैं। तो स्टेट में आपका MP, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये टोटल 15 स्टेट हैं जहां पर बड़े लेवल पर ये सीड मिनी किट डिस्ट्रीब्यूट किए गए। यहाँ पर बात करेंगे तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च दी प्रोग्राम ऑन 8 अक्टूबर। तो 8 अक्टूबर को ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, जहां पर मस्टर्ड सीड मिनी किट बांटी गई है किसानों को। ठीक है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि कौन सा सीड बांटा गया है इस प्रोग्राम के अंडर में, तो ये मस्टर्ड सीड बांटा गया है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इसीलिए सरकार यहाँ पर प्रोत्साहन कर रही है फार्मर्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मस्टर्ड का उत्पादन करें, और जिससे जो तेल का भंडारण है वो भी ज़्यादा हो भारत में, जिसके लिए लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए इन सीड मिनी किट को तैयार करने में। और यहाँ पर ये बांटे गए हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मुरैना और श्योपुर से स्टार्टिंग की गई थी बांटने की। बाकी 15 स्टेट में ये अलग अलग बोल सकते हो फंक्शन करके, प्रोग्राम करके ये जो आपके सीड किट हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सभी स्टूडेंट को शेयर करना। नेक्स्ट बात करेंगे तो पालघर्स फेम्ड वाडा कोलम राइस गेट्स GI टैग। तो यहाँ पर पालघर डिस्ट्रिक्ट के वाडा कोलम राइस को GI टैग से नवाजा गया है, जो कि काफ़ी गुड न्यूज़ है अगर हम महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो यहाँ पर ए वैरायटी ऑफ राइस वाइल्डली ग्रोन इन वाडा इन द पालघर डिस्ट्रिक्ट। तो पालघर डिस्ट्रिक्ट के वाडा में ये जो एक वैरायटी है राइस की, ये ग्रो की जाती है, जो कि महाराष्ट्र में आता है। इसको GI टैग दिया गया है और इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है, वाइडर मार्केट में, और महाराष्ट्र में उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए ही ये GI टैग इसको दिया गया है। वाडा कोलम राइस को और नाम से जानते हैं, जैसे जिनी और झिनी राइस के नाम से भी जाना जाता है, तो एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो वैरायटी है इसका जो ग्रेन है वो वाइट कलर का होता है, तो इसीलिए उसको यूनिक माना जाता है, और इसी यूनिकनेस के लिए यहाँ पर GI टैग दिया गया है इस चावल को, जिसको वाडा कोलम राइस के नाम से जानते हैं। इसकी जो प्राइस है डोमेस्टिक मार्केट में वो 60 से लेकर 70 रुपीज़ पर केजी है। और आपको बता दें कि वाडा कोलम जो है वो पालघर में कई सालों से ग्रो हो रहा है, और इसकी काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जा रही थी कि इसको GI टैग से नवाजा जाए, और ये जो बोल सकते हो पूरा जो टारगेट है वो सक्सेसफुल हुआ है 2021 में, और इस साल यहाँ पर इस राइस को GI टैग
दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये अपने स्मॉल ग्रीन साइज के लिए जाना जाता है। इसमें एक अरोमा बहुत अच्छी होती है, इसका टेस्ट भी काफ़ी बेटर होता है और ये डाइजेस्ट होने में भी ज़्यादा समय नहीं लेता है। इसीलिए कुछ इसकी यूनिक क्वालिटीज़ हैं जिसके लिए इसको जीआई टैग दिया गया है। और आपको बता दें कि जो चावल है वाडा कोलम राइस, ये ग्लूटेन फ्री है, तो ये भी एक एडवांटेज है इसका। और कहने का मतलब है कि फाइनली इस चावल को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। ये आपको पता रखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और इम्पॉर्टेंट जो कि आपका जीआई टैग से रिलेटेड है कि तमिलनाडुज कन्याकुमारी क्लोव गेट जीआई टैग। तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी की क्लोव को भी, लौंग को भी जीआई टैग दिया गया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो जान लेते हैं। The unique clove spice grown in the hill of Kanyakumari district in Tamil Nadu has been awarded GI tag as Kanyakumari's clove। तो कन्याकुमारीज क्लोव को जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है उसकी यूनिकनेस के लिए। अभी हम जान लेंगे थोड़ा सा और इसके बारे में। आपको बता दें कि इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन है लौंग का, क्लोव का, वो है 1100 मेट्रिक टन, जिसमें से 1000 मेट्रिक टन जो है वो अकेला तमिलनाडु प्रोड्यूस करता है हर साल। और अगर हम जिसमें से कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो 1000 में से 750 मेट्रिक टन क्लोव जो है वो प्रोड्यूस करती है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट अकेली। तो यहाँ पर ये यूनिकनेस दिखती है कि कन्याकुमारी की जो लौंग है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है डिस्ट्रिक्ट्स में, और जो स्टेट में तमिलनाडु है वो अदर स्टेट के कंपेयर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। या हम बोलें तो ओवरऑल 1100 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन होता है, जिसमें से 1000 अकेले तमिलनाडु प्रोड्यूस करता है क्लोव। तो इसीलिए यहाँ पर ये जीआई टैग बनता है कन्याकुमारी की क्लोव के लिए। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि ट्रेडिशनल डाई पेंटेड फिगुरेटिव एंड पैटर्न क्लॉथ कॉल्ड करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग को और वुड कार्विंग ऑफ कलाकुरुचि तमिलनाडु को भी जीआई टैग से नवाजा गया है। तो यहाँ पे वुड कार्विंग क्या होती है, लकड़ी की नक्काशी बोला जाता है, तो उसको दिया गया है। और आपका करुप्पुर कला जो कि एक पैटर्न वाला कपड़ा होता है, एक कढ़ाई होती है, उसके लिए भी यहाँ पर जीआई टैग नवाजा गया है। तो तमिलनाडु को काफ़ी जीआई टैग इस बार दिए गए हैं, तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। और जीआई टैग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि एडियूर चिली और आपका कोटियोटर मैंगो को भी, जो कि केरल में स्थित है, इन दोनों को भी हाल ही में जीआई टैग से नवाजा गया है। तो जितने भी जीआई टैग दिए जा रहे हैं आपको याद रखने हैं। और अगर आपको याद नहीं है तो आप हमारे पीडीएफ्स ले सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं करंट अफेयर सेशन के। आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशन के वीडियोज़ एज वेल एज पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आगे बात करेंगे तो बिहार गवर्नमेंट ग्रांटेड ₹550 करोड़ टू फार्मर्स। तो फार्मर्स को 550 करोड़ रुपए ग्रांट किए गए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। अब जानेंगे ये जो पैसा है वो ग्रांट किस वजह से किया गया है। तो बिहार गवर्नमेंट ग्रांटेड 550 करोड़ इन एड टू फार्मर अफेक्टेड ड्यू टू वाटर लॉगिंग। जैसा कि आपको पता है बिहार में इस बार काफ़ी ज़्यादा बाढ़ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई है। बाढ़ की वजह से किसानों की, वाटर लॉगिंग से उनकी फसलें ख़राब हुई हैं। तो उसकी भरपाई करने के लिए कंपेंसेशन प्रोवाइड किया गया है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से 550 करोड़ का वहाँ के फार्मर्स को। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बिहार गवर्नमेंट ने ये कंपेंसेशन दिया है ऐसे फार्मर्स जिन्होंने अपने जो प्लांट है खरीफ सीजन में वो अच्छे से नहीं उगा पाए ड्यू टू हैवी रेन या फिर बाढ़ की वजह से, तो उनको यहाँ पर ये कंपेंसेशन दिया जाएगा। आपको बता दें पास्ट में भी ऐसे जो इंडिविजुअल थे जिन्होंने अपनी जो स्टैंडिंग क्रॉप लॉस की है, मतलब खड़ी हुई फसल खराब हुई है पुअर वेदर की वजह से, फ्लड की वजह से या सूखे की वजह से, उनको भी कंपेंसेट किया गया था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा पास्ट में। और यहाँ पे बता दें कि इसके अलावा 100 करोड़ की अलग से उन्होंने सब्सिडी प्रोवाइड की है फार्मर्स को जो कल्टीवेट नहीं कर पाए अपनी खेत में, अपनी प्रॉपर्टी में वाटर लॉगिंग की वजह से। तो उन सभी किसानों को भी यहाँ पर कंपेंसेशन दिया जा रहा है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि ये आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में किस स्टेट ने अपने फार्मर के लिए 550 करोड़ रुपए ग्रांट किए हैं, तो वो है बिहार। क्यों किए हैं? वाटर लॉगिंग या फिर हैवी फ्लड या फिर ड्रॉट के कारण जिन किसानों ने अपनी फसल
नहीं उगाई है या नहीं उगा पाए हैं, उनके लिए कंपेंसेशन दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करेंगे तो परसोत्तम रूपाला लॉन्चेस रिवर रैंचिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमारे प्रेजेंट के मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिस्टर परसोत्तम रूपाला जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है रिवर रैंचिंग प्रोग्राम, जिसको नदी पशुपालन प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो श्री परसोत्तम रूपाला लॉन्चेस अ नेशन वाइड रिवर रैंचिंग प्रोग्राम एट ब्रिज घाट, गढ़ मुक्तेश्वर, हापुड़, उत्तर प्रदेश 8 अक्टूबर 2021। तो 8 अक्टूबर को गढ़ मुक्तेश्वर में ये प्रोग्राम जो है, जो कि एक नेशन वाइड प्रोग्राम है, रिवर रेंचिंग प्रोग्राम, जिसको नदी पशुपालन प्रोग्राम भी बोला जाता है, इसको लॉन्च किया है, जो कि काफ़ी बड़ा प्रोग्राम रहने वाला है फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पर बात करेंगे तो NFDB हैज सैंक्शन अ टोटल बजट ऑफ 2.81 करोड़ टू लॉन्च 97.16 लाख फिंगरलिंग्स। फिंगरलिंग मतलब होती है जो छोटी मछली होती है, वो डाली जाती है पानी में और उसी से फिर उत्पादन होता है। तो ये फिंगरलिंग्स की बात करेंगे तो टोटल 97.16 लाख फिंगरलिंग यहाँ पे रैंच की जाएंगी, उनका प्रजनन स्टार्ट किया जाएगा अलग अलग जगह पे। तो आपको बता दें इसका जो बजट एलोकेट किया गया है 2.81 करोड़ किया गया है। और ये जो पूरा प्रोग्राम है, रिवर रैंचिंग प्रोग्राम है, ये पार्ट है आपका किसका, PMMSY। इसका मतलब है यहाँ पे PM मत्स्य संपदा योजना का पार्ट है ये जो आपका रिवर रैंचिंग प्रोग्राम है, इसी के अंडर में इसको स्टार्ट किया गया है। और आपको बता दें यूपी के साथ साथ यहाँ पे आपके उड़ीसा, उत्तराखंड, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत की गई है। और वहाँ भी बोल सकते हो फिंगर लिंक्स डाले गए हैं वहाँ के आपके जो रिवर्स हैं, आपके जो वाटर बॉडी हैं वहाँ पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मछली का प्रोडक्शन हो और जो फिश प्रोडक्शन है उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, जिससे फार्मर्स की कंडीशन या फिर जितने फिशरमैन होते हैं उनकी कंडीशन में सुधार आए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यूपी में भी 3 लाख फिंगरलिंग्स डाली जाएंगी, ये भी आपको याद रखना है। रिवर रैंचिंग प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है स्पेशल एक्टिविटी एज ए अंडर PMMSY स्कीम के। इससे उद्देश्य क्या है, टू इनहेंसिंग द फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू एक्सपेंशन, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर। तो लैंड और वाटर का बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए ही ये रिवर रैंचिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसको नदी पशुपालन प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस मंत्री ने किया है, तो पहले आपको याद रखना है परसोत्तम रूपाला जी, जो कौन है, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है। कहाँ पे स्टार्ट किया गया, तो गढ़ मुक्तेश्वर, हापुड़, उत्तर प्रदेश से किया गया है। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो नदी पशुपालन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। यूपी के साथ साथ किस और स्टेट में शुरुआत की गई है, तो उड़ीसा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ में की गई है। फिंगरलिंग्स का नाम होता है छोटी मछली। और यहाँ पर जो आपका प्रोग्राम है RRP, ये चलाया जा रहा है अंडर PMMSY, PM मत्स्य संपदा योजना के अंडर। तो ये सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको बताए हैं। आगे बात करेंगे तो एपीडा ने यहाँ पर MOU साइन किया है ICAR के साथ, ताकि सिट्रस एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। अब जान लेते हैं कि सिट्रस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है और एपीडा ने ये क्यों किया है। तो फॉर बूस्टिंग एक्सपोर्ट ऑफ सिट्रस एंड इट्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो सिट्रस के एक्सपोर्ट को और सिट्रस से जितने भी आपके प्रोडक्ट बनते हैं उनको बूस्ट करने के लिए ही एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा ने एक MOU साइन किया है ICAR CCRI, मतलब सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर के साथ में। इस MOU को साइन करने का उद्देश्य क्या है, ताकि जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट किया जा सके और यहाँ पर प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्लस्टर बनाने पे, उनके क्रिएशन पर फोकस किया जा सके और यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा सके ताकि डेवलपमेंट हो सिट्रस के एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके अलग अलग देश में। इसीलिए एपीडा और ICAR CCRI के बीच में ये जो MOU है वो साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस MOU को साइन करने का उद्देश्य क्या है, फील्ड डिजिटलाइजेशन, एफिशिएंट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स और डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्म। तो ऑर्गेनिक फार्म ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना और इनऑर्गेनिक खाद जो है उसको कम से कम यूज़ करना
और सिट्रस का प्रोडक्शन बढ़ाना और सिट्रस का एक्सपोर्ट एज वेल एज उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो हैं उनके एक्सपोर्ट में बूस्ट लाना ही इस एमओयू का उद्देश्य है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि एपीडा कब एस्टेब्लिश हुआ, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 13 फरवरी 1986। और अगर आपसे पूछ ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। इस बार वर्ल्ड एग डे काफ़ी हेडलाइन में रहा है, ब्रेकिंग बना हुआ है, तो इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो वर्ल्ड एग डे सेलिब्रेट किया गया है 8 अक्टूबर को। यहाँ पर बात करा दें तो यहाँ पर जो वर्ल्ड एग डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर का दूसरा फ्राइडे जब पड़ता है उसी दिन इस वर्ल्ड एग डे को सेलिब्रेट किया जाता है सिंस 1996 1996 से ये जो आपका एग डे है जो कि वर्ल्ड लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है इसको मनाते रहे हैं हम लोग। यहाँ पर बात करेंगे तो द ईयर्स वर्ल्ड एग डे विल टेक प्लेस ऑन फ्राइडे 8 अक्टूबर एंड विल मार्क द 25th एनिवर्सरी। और ये इस बार की 2021 में बात करेंगे तो 25वीं एनिवर्सरी बनाई गई है एग के लिए, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है वो जान लेते हैं, तो वो है आपकी थीम फॉर 2021 वर्ल्ड एग डे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड एग डे 2021 की थीम क्या थी, तो वो आपकी थीम क्या है, एग फॉर ऑल नेचर्स परफेक्ट पैकेज। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, एग्स फॉर ऑल नेचर्स परफेक्ट पैकेज इज द थीम फॉर 2021 वर्ल्ड एग डे। और जो वर्ल्ड एग डे इस्टेब्लिश किया गया था वियना 1996 में। वियना क्या है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है जिसको वियना के नाम से जानते हैं। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी वर्ल्ड एग डे सेलिब्रेट करने की, वहीं इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और आजकल पूरे वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे तो ट्राइफेड इज वर्किंग टू गेट जीआई टैग फॉर 177 ट्रैवल प्रोडक्ट। क्योंकि आप भी जानते हो जो ट्राइफेड है वो भी आपका क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो यहाँ पर ट्राइफेड की कोशिश रहती है कि जितने भी आपके ट्रैवल प्रोडक्ट हैं उनको जीआई टैग से नवाजा जा चुके, ताकि जितना भी डेवलपमेंट है और जितने भी बोल सकते हैं प्रमोशन है उसको इजीली किया जा सके और उनका जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा अगर जीआई टैग उस प्रोडक्ट को मिल जाए तो। क्योंकि क्या होता है कि अगर जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है तो उस एरिया की एज वेल एज उस प्रोडक्ट की यूनिकनेस जो है वो काफ़ी दूर तक जाती है, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित होता है और वो वहाँ पर रुचि लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ट्राइफेड ने अपनी मार्केट में 56 जीआई प्रोडक्ट शामिल कर लिए हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है आउट ऑफ 300 रजिस्टर्ड इंडियन जीआईएस। तो 300 से ज़्यादा रजिस्टर्ड इंडियन जीआईएस हैं, उसमें से 56 को अभी तक उन्होंने जीआई टैग दिलवाया है और अभी जो कोशिशें हैं वो हैं 21 और पोटेंशियल प्रोडक्ट को शामिल करने की कि उनको भी जीआई टैग से नवाजा जाए। तो टोटल यहाँ पर हो जाएंगे 77 जीआई प्रोडक्ट, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव हो जाएगा ट्राइफेड के द्वारा। और ये सब हो रहा है अंडर मेंटरशिप ऑफ पद्म श्री डॉक्टर रजनीकांत द्विवेदी जी के संरक्षण में। और आपको बता दें कि ट्राइफेड इन एसोसिएशन विद एमईए एम्स टू प्रमोटिंग द रिच ट्राइबल कल्चर। तो ट्राइबल कल्चर को और रिच बनाना, उसको प्रमोट करना, ठीक है, और बोल सकते हैं कि जो हेरिटेज है उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पेश करना, ये सारे उद्देश्य हैं ट्राइफेड के। इसका जो बोल सकते हो टारगेट है। और ट्राइफेड का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1987 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और न्यू दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है ट्राइफेड का, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो डिपार्टमेंट है वो अपने प्रोडक्ट पर फोकस कर रहा है कि जितने भी हमसे रिलेटेड ट्रैवल प्रोडक्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम जीआई टैग दिलवाएं, ताकि उन प्रोडक्ट को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे। अब बात करेंगे कुछ बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर जो कि आपको जानने बहुत ज़रूरी है नाबार्ड और आईबीपीएस आरआरबी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए। भारत पे लॉन्चेस बॉय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म पोस्ट पे। तो भारत पे ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है पोस्ट पे, जो कि रहने वाला है आपका BNPL कैटेगरी, मतलब बॉय नाउ पे लेटर, पहले खरीदो बाद में पे करो। ऐसी कई सारी ऐप हैं, जैसे बात करेंगे अमेज़ॉन भी है जो
बोलती है कि पहले खरीदो बाद में पे करो, तो एक कैटेगरी है जिसको BNPL के नाम से जाना जाता है। तो उस कैटेगरी में पोस्ट पे भी शामिल हो गया है कि पहले खरीदो बाद में पे करो, इस कैटेगरी में पोस्ट पे भी आ गया है। तो फिनटेक कंपनी जो है जिसका नाम है भारत पे, इसने अभी अनाउंस की है बॉय नाउ पे लेटर BNPL कैटेगरी विद द लॉन्च ऑफ पोस्ट पे। नाम क्या है इस प्लेटफॉर्म का? पोस्ट पे। पोस्ट पे मतलब भी सीधे सीधे बता रहा है कि बाद में पे करना है आपको। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से कस्टमर को क्रेडिट दिया जाएगा कि वो अभी बॉय करे बट पे बाद में करे एनीवेयर ऑफ इंडिया। भारत में कहीं से भी वो रह रहा है या बिलोंग करता है, वो इस स्कीम का, इस क्रेडिट का फ़ायदा उठा सकता है। यहाँ पर बात करेंगे तो कस्टमर यूजिंग द पोस्ट पे प्लेटफॉर्म कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। तो उसको क्या करना है? पोस्ट पे प्लेटफॉर्म का यूज़ करने के लिए उसको एक ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट लिमिट ऑफ अप टू ₹10 लाख। तो 10 लाख तक का क्रेडिट लिमिट आपको दिया जाएगा जो कि इंटरेस्ट फ्री रहेगा। इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप कोई भी जो भी परचेजिंग करेंगे विदाउट इंटरेस्ट आपको वापस करना होगा, वो भी बाद में। यहाँ पे बात करेंगे तो भारत पे अभी जो स्टार्ट कर रहा है वो आने वाले 12 महीने में उसका टारगेट है $300, ठीक है, $300 मिलियन का टर्नओवर करने का। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो CEO हैं भारत पे के वो हैं अश्नीर ग्रोवर, और भारत पे फाउंड हुई थी 2018 में, जो कि एक फिनटेक कंपनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं पोस्ट पे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ये बॉय नाउ पे लेटर कैटेगरी में शामिल हो चुकी है, जिसकी लिमिट है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट लिमिट अप टू 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख की यहाँ पे लिमिट है, और इसका जो टोटल टर्नओवर 12 महीने का रहने वाला है, या जो टारगेट सेट किया गया है वो किया गया है $300 मिलियन का। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्चेस सेंट्रलाइज एग्री लोन प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर CALPU सेंट्रलाइज एग्री लोन प्रोसेसिंग यूनिट लॉन्च करने वाली पहली बैंक बन गई है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि भारत की चौथी सबसे बड़ी राष्ट्रीय बैंक है, जिसके 132 मिलियन कस्टमर हैं। इसने यहाँ पे अनाउंस किया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट करेगी सेंट्रलाइज एग्री लोन प्रोसेसिंग यूनिट का अक्रॉस 16 जोनल ऑफिस। तो इनके जितने भी 16 जोनल ऑफिसेज हैं वहाँ पर ये आपके सेंट्रलाइज एग्री लोन प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप की जाएंगी। ये करती क्या है? ये किसानों को लोन प्रोवाइड करेंगे ताकि इजीली वो अपने जितने भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और जो एग्रीकल्चर में इनपुट्स देने हैं वो इजीली लगा पाएँ, और फार्मर की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, जिससे उनका भी डेवलपमेंट हो और किसानों का भी डेवलपमेंट हो। द सेंटर फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग, जिसको CAMP बोला जाता है, ये एक डेडिकेटेड क्रेडिट डिलीवरी मॉडल है। ठीक है, ये क्या है? एक डेडिकेटेड क्रेडिट डिलीवरी मॉडल है जो फोकस करता है फाइनेंसिंग पे, एग्रीकल्चर की नॉन ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग पे फोकस करता है, और ये मैनेज करता है एग्री मार्केटिंग एक्टिविटी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको ये मॉडल मैनेज करेगा, जो कि बैंक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बात की गई है। और उन्होंने बोला है कि ये जो कोलैबोरेशन है ये लोकल ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी हेल्प करेगा सोर्स क्वालिटी बिजनेस डेवलप करने में। तो कहने का मतलब है कि BOB ने ये प्रोसेसिंग यूनिट लॉन्च की है, जो कि टोटल पूरा अगर नाम बताएंगे आपको तो वो है आपका सेंट्रलाइज एग्री लोन प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आपके 16 जोनल ऑफिसेज में इन्होंने पेश कर दिया है, इस्टेब्लिश कर दिया है, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में लोन प्रोवाइड करने का काम करेगा बड़े लेवल पर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल डे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 अक्टूबर को। वर्ल्ड एग डे सेलिब्रेट किया जाता है 2nd फ्राइडे ऑफ अक्टूबर, तो इस बार पड़ा है 8 अक्टूबर को, तो ये भी आपको याद रखना है। और वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 9 अक्टूबर को, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको पता होने चाहिए। अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। बाकी इसका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ऐप से डाउनलोड कर पाएंगे। आपको केवल हमारा ऐप डाउनलोड करना है और फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना है, वहाँ से आप इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात करेंगे आज की प्यारे से क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था इन विच ईयर UPI वाज लॉन्च्ड बाय द NPCI इन इंडिया। तो NPCI के द्वारा
यूपीआई भारत में किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आपका आंसर है 2016 अप्रैल। तो अप्रैल मंथ 2016 में ये लॉन्च किया गया था और 2016 अगस्त मंथ में ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो गया था। तो इस तरीके से बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2016। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रपोज्ड फाइनेंशियल आउटले फॉर द पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान? जैसा कि अभी सभी जानते हो, एक मास्टर प्लान आया है जिसका नाम है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। उसका प्रपोज्ड फाइनेंशियल आउटले कितना है? ऑप्शन है 100 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ और 100 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचे और हमारा जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं सभी के बच्चों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बने। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप या एफबी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट रूबरू हो पाएँ एग्रीकल्चर में क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या क्या अफेयर्स हो रहे हैं, जो कि उनको पता होना चाहिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।